वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम इफरिक वन चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डीकमीशनिंग रेस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं ब्रेवो लिमिटेड, और ये कॉस्ट मॉडल पर बेस करता है। तो क्वेश्चन ये है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ब्रेवो लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2013 आर अंडर फाइनलाइजेशन एंड द फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर कंसिडरेशन। BL's plant was commissioned and became operational on 1st April 2008 at a cost of rupees 130 million. At the time of commissioning, its useful life and present value of decommissioning liability was estimated at 20 years and rupees 19 million respectively. Now, typically किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमें नॉर्मली कैश फ्लोज दिए हुए होते हैं एंड वी कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन इन दिस क्वेश्चन हमें ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है और हम इस प्रेजेंट वैल्यू की बेस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम एसेट को इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे 130 प्लस 19, दैट इज 149। डिस्काउंट रेट 10% है, तो अब हम इस 10% पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो एक टिपिकल तरीका तो ये है कि अगर आप ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर तो ये आसान होता है कि आपकी जो ओपनिंग फिगर है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट परसेंटेज अप्लाई कर लें। आप ये नहीं कर सकते कि 1 ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, और अगर आपने 4 ईयर्स या 5 ईयर्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके 4 और 5 से मल्टीप्लाई करने से सही इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं लेना होता, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट लेना होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट लेने के लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि हम एसेट की कंपाउंडिंग करें और कंपाउंडिंग करके देखें कि एसेट की प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली होगा इंटरेस्ट। तो यही टेक्निक हम इस क्वेश्चन के अंदर भी यूज कर रहे होंगे। देयर हैज बीन नो चेंज इन द अबव एस्टिमेट्स टिल 30 सितंबर 2013, यानी ईयर एंड तक जो जिसकी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कवर कर रहे हैं तब तक कोई चेंज नहीं आया, एक्सेप्ट फॉर, यानी एक चेंज आया है, द डीकमीशनिंग लायबिलिटी हुज प्रेजेंट वैल्यू एज एट 1 अप्रैल 2013 वाज एस्टिमेटेड एट रुपीज 25 मिलियन। तो यहाँ पर वंस अगेन हमें जो है वो प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है और हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, लेकिन आगे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। कंप्यूट द रिलेटेड अमाउंट्स एज दे वुड अपेयर इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड comprehensive income of Bravo Limited for 30 September 2003 in accordance with IFRS। कॉरस्पॉन्डिंग फिगर यानी लास्ट ईयर की फिगर्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। यहां पर अगर हम अब क्वेश्चन देखें तो इसकी टाइमलाइन को समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हम इस एसेट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो है 1 अप्रैल 2008। जहां पर हमारा ईयर एंड हो रहा है दैट इज 30 सितंबर 2013। तो हमें जिस पॉइंट पर जाना है दैट इज जहां हमारा चेंज आ रहा है दैट इज 1 अप्रैल 2013। तो इस चेंज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए इस डेट को भी फोकस करना होगा। और अगर आपने एक ईयर के एक्सट्रैक्ट बनाने हैं तो ईयर के स्टार्ट से लेके ईयर एंड तक की फिगर्स को देखना होता है। तो ईयर का स्टार्ट जो है हमारा दैट वुड बी 1 अक्टूबर 2012। सो हमारा जो क्वेश्चन का फ्लो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम पहले 1 अप्रैल 2008 से 1 अक्टूबर 2012 तक जाएंगे, फिर 6 मंथ बाद 1 अप्रैल 2013 तक। यहाँ पर हम एस्टिमेट के चेंज को इनकॉर्पोरेट करेंगे और फिर मजीद 6 मंथ तक को डील करेंगे। अब 1 अप्रैल 2008 से 1 अक्टूबर 2012 तक जो टाइम बनता है ये बनता है 4.5 ईयर्स। उसके बाद अक्टूबर 12 से अप्रैल 13 तक 6 मंथ, और फिर अप्रैल 13 से 30 सितंबर तक भी 6 मंथ। तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो बेसिकली 3 स्टेप में होनी चाहिए। पहले 4.5 ईयर्स का इम्पैक्ट लेंगे, फिर 6 मंथ का, फिर एस्टिमेट का चेंज लेंगे और फिर 6 मंथ का इफेक्ट लेंगे। तो ये फ्लो जहन में रखना है विद द डाटा इन द क्वेश्चन। तो 1 अप्रैल 2008 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमें प्रेजेंट वैल्यू 19 की गिवन है और एसेट की जो बाकी वैल्यू है वो 130 है। दोनों को ऐड करेंगे तो एसेट 149 का और प्रोविजन 19 की रिकॉर्ड होनी चाहिए। इसके बाद हम एसेट पर जो है डेप्रिसिएशन ले लेंगे 4.5 ईयर्स की। तो 149 का एसेट है, 20 ईयर से डिवाइड किया, 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई, 4.5 ईयर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4.5 ईयर्स की डेप्रिसिएशन आ गई 33.53।
इसके बाद हमें इंटरेस्ट लेना है फॉर 4.5 ईयर्स। अब इंटरेस्ट आप ऐसे नहीं ले सकते कि आप 19 के ऊपर एक परसेंटेज अप्लाई करें जो आपका इंटरेस्ट है लेट से 8%, और फिर आप उसको 4.5 ईयर से मल्टीप्लाई कर दें। तो 10% का जो रेट है उस पर हमें प्रोविजन को कंपाउंड करना होगा। अब प्रोविजन को जब कंपाउंड करेंगे तो हम देखेंगे कि 1 अक्टूबर 2012 यानी 4.5 ईयर्स के बाद हमारी जो प्रोविजन है उसकी वैल्यू क्या है। एट दिस पॉइंट अगर हम अब यहाँ पर हम प्रेजेंट वैल्यू नहीं ले रहे, कंपाउंडिंग कर रहे हैं, यानी 4.5 ईयर्स बाद की वैल्यू ले रहे हैं। तो 4.5 ईयर्स बाद की जो वैल्यू हमारे पास बन रही है दैट इज 29.18। 29.18 से हमें यह पता चलता है कि पहले प्रेजेंट वैल्यू 19 थी, अब प्रेजेंट वैल्यू 29.18 है। तो जो चेंज आया, जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज 10.18। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। तो जहां पर भी हम ये स्टेरिक यूज कर रहे होंगे तो वो बैलेंसिंग फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये पॉइंट आने के बाद अब हम एसेट की बी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आफ्टर डेप्रिसिएशन। एंड नाउ अब हमारा ईयर के स्टार्ट के पॉइंट पर आ गया, तो अब हमें 6 मंथ आगे जाना है। एक साथ हम पूरे 12 महीने इसलिए कैलकुलेट नहीं कर रहे क्योंकि जो हमारा एस्टिमेट है वो मिड ईयर में चेंज हो रहा है, वो 1 अप्रैल को चेंज हो रहा है। तो हमें 6 मंथ का इफेक्ट लेना है, तो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो 0.5 ईयर्स ले लिया, या इसे 6/12 कर लें तब भी यही 0.5 का इंपैक्ट होगा। तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 3.73 की। ये प्रॉफिट और लॉस के अंदर भी फिगर चली जाएगी। अब हमें कैलकुलेट करना है प्रोविजन के ऊपर इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट भी हमें 6 मंथ का लेना है। वंस अगेन हम कंपाउंडिंग यूज करते हैं। तो साल के शुरू तक 4.5 ईयर्स हुए थे, तो 6 मंथ गुजरने के बाद जो टाइम है वो हो चुका है 5 ईयर्स, यानी हाफ ईयर मजीद गुजर चुका है। तो अब ये जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आ रहा है इसकी बेस पर हमारी प्रोविजन की वैल्यू बनती है 30.60, और इट मीन्स के जो बैलेंसिंग फिगर है, जो प्रोविजन के अंदर मजीद चेंज आया दैट इज 1.42, और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर हम प्रॉफिट और लॉस के अंदर भी रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि प्रोविजन का डिक्रीज अब रिकॉर्ड करना है, जो कि हम कह रहे होंगे कि 1 अप्रैल 2013 को आ रहा है। तो 1 अप्रैल 2013 को जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में बताई गई है वो है 25 मिलियन। तो ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जी एस्टिमेट चेंज हो गया है और अब प्रेजेंट वैल्यू 25 मिलियन है, विच रिफ्लेक्ट्स के 5.60 से प्रोविजन में डिक्रीज आएगा। अब प्रोविजन में डिक्रीज आएगा और कॉस्ट मॉडल है, तो प्रोविजन डिक्रीज होकर डेबिट होगी तो एसेट क्रेडिट होगा, तो एसेट की वैल्यू भी 5.60 से कम कर देंगे, तो एसेट की वैल्यू फिर 106.14 हो जाएगी। तो इस टाइम पर हमने एस्टिमेट का जो चेंज था उसका इफेक्ट भी इनकॉर्पोरेट कर लिया। अब हमें ईयर एंड तक जाना है तो मजीद हम 6 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब हमारी रिवाइज वैल्यू जो है वो 106.14 या 15 है। रिमेनिंग लाइफ 15 ईयर्स है क्योंकि 5 साल पहले गुजर चुके हैं, और 6 मंथ की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। इसकी जगह आप 6/12 भी ले सकते हैं। सेम वे में जब हम डेप्रिसिएशन अब रिकॉर्ड कर लेंगे तो फिर हमें इनकॉर्पोरेट करना होगा इसी डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट और लॉस के अंदर भी, और फिर हमें लेना है इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। अब इंटरेस्ट जब 6 मंथ के लिए लेना है तो वंस अगेन हम प्रोविजन को कंपाउंड करेंगे। ईयर एंड पर प्रोविजन की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 25 की वैल्यू में 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऐड कर दें, लेकिन ये 6 मंथ का इंटरेस्ट ऐड करने का मतलब ये होगा कि 10% का आपको इक्विवेलेंट रेट लेना होगा। तो आसानी तब होती है जब पूरे साल की कैलकुलेशन हो और आपका रेट भी पर एनम हो। जहाँ पे आपका रेट पर एनम है लेकिन कैलकुलेशन पूरे साल की नहीं है तो फिर कंपाउंडिंग का इफेक्ट प्रॉपरली नहीं आता। इसलिए मैथमेटिकली ज़्यादा करेक्ट कैलकुलेशन का मतलब होता है कि आप कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग यूज़ करें। तो हमने हाफ ईयर बाद की उसकी जो है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली, या वैल्यू कैलकुलेट कर ली कि वो ईयर एंड पर क्या होगी। तो 25 के अंदर 6 मंथ्स की कंपाउंडिंग जब ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 26.22, विच मीन्स के जो इंटरेस्ट है दैट इज डिफरेंस ऑफ दिस 1.22, और ये इंटरेस्ट भी हमारा प्रॉफिट और लॉस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब हम ये अमाउंट रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो हम एसेट की फाइनल अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसी तरह हमारा प्रॉफिट और लॉस में जो टोटल एक्सपेंस होगा वो 9.91 होगा। एडिशनली हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन 2 जगह पर हमने कैलकुलेट की, 6 मंथ की पहले यहाँ पर है और फिर दूसरी 6 मंथ की यहाँ पर है। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन 7.27 आ जाएगी। इसी तरह इंटरेस्ट जो है वो पहले 6 मंथ का 1.42 है, और उसके बाद जो अगले 6 मंथ का है वो 1.22 है। इन दोनों को भी अगर हम कंबाइन करके लिख दें तो हमारे पास इंटरेस्ट 2.64 का बन जाएगा। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की फिगर्स रिफ्लेक्ट करें जो कि ये 2 फिगर्स हैं, और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम की फिगर्स रिप्रेजेंट करें जो कि ये 2 हैं। तो ये 1, 2, 3 एंड 4 जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पर पूरी हो जाती है।
वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम इफ्रिक 1 चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डीकमीशनिंग रेस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज़ का प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड रिवैल्यूएशन मॉडल पर यह क्वेश्चन बेस करता है। क्वेश्चन का डाटा ये है कि वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड हैड इंस्टॉल्ड अ प्लांट इन 2005 for generation of electricity from garbage collected by the civic agencies. WML had signed an agreement with the government for allotment of a plot of land free of cost for 10 years. However, WML has agreed to restore the site at the end of agreement. तो लैंड बेशक आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन उसकी ऑब्लिगेशन जो है रेस्टोरेशन की वो रिकॉर्ड हो रही होगी. Other relevant information is as under initial cost of the plant was rupees 80 million. It is estimated that the site restoration cost would amount to rupees 10 million. तो ये 10 मिलियन का आपका एस्टिमेट है कि एट द एंड ऑफ द प्लांट्स लाइफ आपको 10 मिलियन की कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी रेस्टोरेशन के लिए. It is the policy of the company to measure its plant and machinery using the revaluation model. When the plant commenced its operation on April 1, 2005, the prevailing market-based discount rate was 10%. तो यानी जो 10 मिलियन का हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो इस 10% की बेस पर करेंगे. On 31st March 2007, the plant was revalued at 70 million including site restoration cost. तो ठीक है, इंक्लूडिंग ही होनी चाहिए, तो इसमें हमें 70 के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी. On March 31, 2009, prevailing market-based discount rate had increased to 12%. तो रेट चेंज हो गया. उसके बाद on March 31, 2011, estimate of site restoration cost was revised to 14 million. तो एवरी 2 ईयर्स के बाद कुछ ना कुछ हम चेंज नोटिस कर रहे हैं कि पहले रिवैल्यूएशन करनी पड़ रही है, उसके बाद रेट चेंज हो रहा है, उसके बाद कैश फ्लो का एस्टिमेट चेंज हो रहा है. Useful life of the plant is 10 years and WML follows straight line method of depreciation. Appropriate adjustment have been recorded in the prior years, that is up to March 31, 2010. Prepare accounting entries for the year ended March 31, 2011 based on above information in accordance with IFRS. अब इसमें इशू ये है कि बेशक March 31 तक एंट्रीज रिकॉर्ड हो चुकी हैं, लेकिन जब तक हम अमाउंट्स कैलकुलेट नहीं करेंगे फ्रॉम April 1, 2005 टू March 31, 2010, तब तक हम 2011 की सही अमाउंट्स भी फाइंड आउट नहीं कर सकते. आल्दो कि हम एसेट और प्रोविजन की वैल्यूज़ तो क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट और लॉस में और रिवैल्यूएशन सरप्लस में क्या इफेक्ट जा रहा होगा वो तभी प्रॉपरली कैलकुलेट हो सकता है जब हम फ्रॉम द बिगनिंग अपनी कैलकुलेशन को स्टार्ट कर रहे हैं. तो वन बाय वन हम जो है हर 2 ईयर्स के इम्पैक्ट को एक वक्त में देख रहे होंगे. सो फॉर द टाइम बिंग हम इस डाटा को इनिशियली अभी फोकस कर रहे हैं कि हम प्लांट की इनिशियल कॉस्ट 80 मिलियन, प्रोविजन का एस्टिमेट 10 मिलियन, डिस्काउंट रेट 10%, लाइफ 10 ईयर्स, और इसकी बेस पर अप्रैल 1, 2005 से हम स्टार्ट करेंगे और 2007 यानी 2 ईयर्स कंप्लीट होने पर एसेट को 70 मिलियन पर रिवैल्यू करेंगे. तो हमने एसेट को इनिशियल अमाउंट से स्टार्ट करना है, 2 ईयर्स तक लेकर जाकर फिर हमने उसको 70 मिलियन पर रिवैल्यू करना है. ये हमारा पहला स्टेप है और इसकी तरफ चलते हैं. सबसे पहले 1 अप्रैल 2005 को हमारा एसेट 80 का और 10 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे 10% के रेट पे 10 ईयर्स के हिसाब से तो वो आती है 3.855. तो एसेट की कॉस्ट में इसको भी ऐड कर देंगे तो हमारा एसेट 83.855 का हो जाएगा और प्रोविजन अपनी वैल्यू 3.855 पे रिफ्लेक्ट होगी. इसके बाद हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है. तो एसेट की ये वैल्यू जो 83.855 है, इसको अगर 10 ईयर्स पर हम स्ट्रेट लाइन बेसिस पर डेप्रिशिएट करते हैं तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाती है 8.386. इंटरेस्ट इसी तरीके से अब हम क्योंकि एनुअल इंटरेस्ट है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे 3.855 पे 10% का रेट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा. तो इस टाइम पर एक साल गुजरने के बाद 31 मार्च 2016 को हमारे पास एसेट और प्रोविजन की वैल्यू आ जाती है. अब रिवैल्यूएशन क्योंकि 2007 के एंड पर हो रही है तो हमें एक साल और आगे चलना है. हम फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और अब जो एसेट की रिमेनिंग वैल्यू है वो 75.470 है और रिमेनिंग लाइफ 9 ईयर्स है. इस बेसिस पर डेप्रिसिएशन वंस अगेन 8.386 आ जाएगी. और क्योंकि अभी तक कोई एस्टिमेट चेंज नहीं हुआ तो अगर आप प्रीवियस कैलकुलेशंस भी करते तो वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम ही होते हैं. अब प्रोविजन के ऊपर अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस अमाउंट के ऊपर 10% इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर लेंगे.
तो 10% इंटरेस्ट आ जाएगा 0.424 और हमारे पास 31 मार्च को एसेट की वैल्यू आ जाती है और प्रोविजन की वैल्यू भी आ जाती है। बट ये वैल्यू फाइनलाइज नहीं है क्योंकि इस पॉइंट पर एसेट की रिवैल्यूएशन हुई है और रिवैल्यूएशन होने के बाद हमारा एसेट जो है वो शो हो रहा है 70 मिलियन का। जब एसेट 70 मिलियन का शो हो रहा है तो इट रिफ्लेक्ट्स के हमारे पास रिवैल्यूएशन का गेन आएगा क्योंकि हमारा एसेट 70 से कम पर रिफ्लेक्ट हो रहा था इस रिवैल्यूएशन से पहले। तो रिवैल्यूएशन का इफेक्ट आएगा 2.916 और यही इफेक्ट जो है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर भी शो कर दिया जाएगा क्योंकि गेन IAS 16 के मुताबिक अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होता है। सो इसके बाद हम सिंपली टोटल्स कर लेंगे तो हमारा 2005 से लेके 2007 तक की फिगर्स हमारे पास कैलकुलेट हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हमने जो है वो इस पॉइंट से स्टार्ट करना होगा जो हमारी फिगर्स हैं और इनको लेकर हम अगले 2 साल की कैलकुलेशन पर चलेंगे। तो क्वेश्चन के डाटा को दोबारा देखते हैं। तो क्वेश्चन में 2007 के बाद जो चेंज है वो 2009 के एंड पर है और वो चेंज ये है कि प्रिवेलिंग मार्केट बेस्ड डिस्काउंट रेट हैड इंक्रीज टू 12%, जो कि पहले रेट 10% होता था वो इंक्रीज होके 12% हो गया है। तो यहाँ पर हमारे जो एस्टिमेट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं और लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मज़ीद कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो बाकी चीज़ें हम वैसे ही लेकर चलेंगे। सो ये वैल्यूज हमारे पास हैं 31 मार्च 2007 की रिवैल्यूएशन के इफेक्ट को डालने के बाद। अब हम इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो एसेट हमारा 70 पे रिवैल्यू हुआ है, 8 ईयर्स उसकी रिमेनिंग लाइफ है, इस हिसाब से उसकी डेप्रिसिएशन 8.75 आ जाएगी। अब जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और एसेट रिवैल्यूड है तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी हमें लेना चाहिए। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी बिल्कुल वैसे लेना चाहिए जैसे डेप्रिसिएशन का लिया है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस को भी 8 ईयर्स पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में 0.364 का ट्रांसफर हो जाएगा जिससे रिवैल्यूएशन सरप्लस कम हो जाएगा। अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए अभी तो 10% ही रेट है क्योंकि जो रेट है वो 2009 के एंड पर जाकर चेंज हो रहा है। तो हम 4.665 पर 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 0.467 और यहाँ पर हमारे पास एक साल बाद 31 मार्च 2008 को जो वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट हो जाती हैं। नाउ वंस अगेन क्योंकि चेंज जो हमें इनकॉर्पोरेट करना है वो 2009 के एंड पर है तो पहले हमें 2009 के एंड तक की वैल्यू पे जाना है। तो हम फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और अब हमारे पास 61.25 को रिमेनिंग 7 ईयर्स पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 8.75। डेप्रिसिएशन के बाद हमें इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का इफेक्ट लेना होगा। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी हम वैसे ही लेंगे जिस तरह से हमने डेप्रिसिएशन को चार्ज किया है। तो ओवर 7 ईयर्स इसको हम इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे। 2.551 को ओवर 7 ईयर्स जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ जाती है 0.364। इतनी अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होगी जिससे रिवैल्यूएशन सरप्लस मजीद कम हो जाएगा। इसके बाद हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 5.132 पे जिस पे हम 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 10% इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा 0.513 और इसके बाद हमारे पास 31 मार्च 2009 की वैल्यूज आ जाएंगी बिफोर इफेक्ट ऑफ एस्टिमेट चेंजेस। अब एस्टिमेट चेंजेस को अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमारे पास डिक्रीज इन प्रोविजन का इम्पैक्ट है क्योंकि जब डिस्काउंट रेट बढ़ जाता है तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है। तो प्रेजेंट वैल्यू कितने से कम होगी उसके लिए हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारा जो प्रीवियस एस्टिमेट था वो था कि 10 मिलियन लगेंगे 10% के हिसाब से और 6 ईयर्स रिमेनिंग थे। लेकिन अब हमारा जो एस्टिमेट है वो ये है कि 10 मिलियन लगेंगे लेकिन 12% के हिसाब से। ईयर्स वही हैं, 6 ईयर्स के बाद ही हमारी ऑब्लिगेशन सेटल होनी है। तो जो डिफरेंस इन दोनों वैल्यूज़ का आएगा दैट इज़ 0.578। तो प्रोविजन जब डिक्रीज हो जाएगी तो उसके इम्पैक्ट क्या होगा। प्रोविजन जब डिक्रीज होती है तो प्रोविजन को हम करेंगे डेबिट और क्रेडिट करेंगे हम अदर कंप्रीहेंसिव इनकम को। अब अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में जब ये इफेक्ट चला गया तो अब हमें 31 मार्च 2009 की वो फिगर्स हमारे सामने आ जाएंगी जो इस एस्टिमेट के चेंज के बाद हैं जिसमें प्रोविजन डिक्रीज हो चुकी है और डिक्रीज इन प्रोविजन का इम्पैक्ट भी ये हुआ कि हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस इंक्रीज हुआ यानी इसमें इजाफा हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 31 मार्च 2009 तक की आ गई हैं लेकिन हमने 2011 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन के अंदर मजीद चेंजेस देखते हैं कि वो क्या हैं। तो 2009 के बाद जो फर्दर चेंज आ रहा है वो 2011 के एंड पर आ रहा है और उसमें आपकी कॉस्ट जो है वो 14 मिलियन पर रिवाइज हो रही है जो कि पहले आपकी अमाउंट 10 मिलियन होती थी। तो वो चेंज होके 14 मिलियन पर जा रही है। तो अब इस इम्पैक्ट को जब हमने इनकॉर्पोरेट करना है तो इसको वन बाय वन देखते हैं कि कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा।
तो अब हमारे पास 31 मार्च 2009 की फिगर्स हैं जो कि 52.5, 5.066 और रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस 2.765 है। तो इसमें अब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 52.5 को 6 ईयर्स पर जब हम डेप्रिशिएट करते हैं तो हमारे पास डेप्रिसिएशन 8.75 की आ जाएगी। इसके बाद हमें सिमिलर वे में इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होगी। 2.765 पे सेम 6 ईयर्स जो हमने डेप्रिसिएशन के लिए यूज़ किए, तो 0.461 की हमारे पास इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ जाती है। ये अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेनिंग में ट्रांसफ़र कर देंगे जिससे रिवैल्यूएशन सरप्लस कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जो कि 5.066 पर कैलकुलेट होगा। 12% के हिसाब से प्रीवियसली हम 10% पे कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन अब एस्टिमेट चेंज हो चुका है, तो अब हमें 12% के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, दैट इज़ 0.608। इसके बाद हमारे पास 31 मार्च 2010 की वैल्यूज आ जाती हैं। 31 मार्च 2010 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। एक्चुअल हमें जो जर्नल एंट्रीज पास करनी है वो 31 मार्च 2011 के लिए करनी है। तो 2000 एंड का जो एंड है वो बेसिकली हमारे लिए ईयर का स्टार्ट है, और इससे हमने सारी कैलकुलेशन वो करनी है जिन पर हमारी एंट्रीज बेस करेंगी। तो वंस अगेन डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। अब रिमेनिंग 5 ईयर्स की लाइफ पर 43.75 पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, दैट इज़ 8.75। सेम वे में हमें इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी ओवर 5 ईयर्स ऑन दिस अमाउंट, तो वो आ जाती है 0.461। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटर्निंग में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट हमारे पास अब हमारी वैल्यू है 5.674 प्रोविजन की, और 12% इंटरेस्ट के हिसाब से हमारे पास आ जाता है 0.681। और 31 मार्च को एस्टिमेट के चेंज से पहले जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास शो हो जाएंगी 35, 6.355, और रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस आफ्टर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 1.843। अब यहाँ पर हमारा टेक्निकल पॉइंट आता है कि हमारा प्रोविजन में चेंज आ रहा है, और प्रोविजन में चेंज ये आ रहा है कि रेट चेंज नहीं हो रहा, लाइफ रिमेनिंग चेंज नहीं हो रही, अमाउंट का एस्टिमेट जो है वो चेंज हो रहा है। और वो अमाउंट का एस्टिमेट पहले 10 मिलियन का था, 14 मिलियन का, तो डेफिनेटली हमारी प्रोविजन इंक्रीज हो जाएगी। तो इस एस्टिमेट को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो पहले हम 10 मिलियन पे कैलकुलेट कर रहे थे, वही 12%, 4 ईयर्स रिमेनिंग लाइफ थी। अब हम 14 मिलियन पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 14 मिलियन से ये 10 मिलियन की जो कैलकुलेशन है, इसका जो डिफरेंस हमारे पास आएगा दैट इज 2.542। अब प्रोविजन इंक्रीज हुई तो प्रोविजन तो क्रेडिट हो गई। डेबिट हमें क्या करना है? डेबिट हमें करना है, पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस मौजूद है तो उसको डेबिट करके ख़त्म करेंगे, लेकिन रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कम है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस मैक्सिमम जो कम हो सकता है वो 1.843 से हो सकता है। बाकी अमाउंट हमें प्रॉफिट और लॉस में चार्ज करनी पड़ेगी 0.699। तो 2.542 में से पहले आप रिवैल्यूएशन सरप्लस को चार्ज करेंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस को लेकिन आप जीरो कर सकते हैं, उसको रिवर्स में नहीं लेकर जा सकते, और बाकी अमाउंट जो है वो फिर प्रॉफिट और लॉस में चार्ज होगी। इसके बाद हम सिंपली 31 मार्च 2011 की क्लोजिंग फिगर्स को कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके बाद जो है हमने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फोकस करना है, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फोकस करते हैं तो उसमें सिर्फ वो अकाउंटिंग एंट्रीज मांगी हुई हैं जो मार्च 31 2011 की हैं, और 2010 तक की अगर एंट्रीज कोई हैं तो उनका कोई एरर करेक्शन वगैरह का इम्पैक्ट इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। तो हम सिर्फ 2011 का डाटा अब अपने सामने रखेंगे और उसकी बेस पर जनरल एंट्रीज पास करेंगे जो कि मार्च 31 2011 ईयर एंड पर ही बेसिकली पास होनी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और एस्टिमेट का चेंज सब कुछ ईयर एंड पर हो रहा है। सबसे पहले जो हमारी एंट्री होगी वो होगी डेप्रिसिएशन की, तो हम 8.75 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री हम जो करेंगे वो होगी कि हमारी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो हमने ट्रांसफ़र करनी है रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, ये हमारी सेकेंड एंट्री हो गई। फिर हम इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे और इंटरेस्ट की एंट्री होगी फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे और प्रोविजन को क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारी थर्ड एंट्री हो गई। और फोर्थ एंट्री हमारी होगी जिसमें हमारा प्रोविजन का इंक्रीज हुआ है 2.542 से, लेकिन इसमें रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर इम्पैक्ट 1.843 का है और प्रॉफिट और लॉस में जो इम्पैक्ट है वो 0.699 का है। तो इन तीन अमाउंट्स की बेसिस पर हमारी थर्ड एंट्री होगी जिसमें रिवैल्यूएशन सरप्लस को 1.843 से हम रिवर्स करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस में रिमेनिंग चार्ज कर देंगे 0.699, और प्रोविजन का टोटल इंक्रीज रिकॉर्ड कर देंगे 2.542 से। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हमने ये वाली जर्नल एंट्रीज पास करनी है।
वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएस 37 प्रोविजंस कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी वैलिड रीजन फॉर रिकॉर्डिंग अ प्रोविजन। नॉट बी वैलिड रीजन। सो इसमें सबसे पहले पॉइंट है कि कंपनी हैज़ अ पॉलिसी ऑफ क्लीनिंग अप एन इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन कास्ड बाय इट्स ऑपरेशन बट इज़ नॉट लीगली ओब्लाइज टू डू सो। तो स्टिल अगर पॉलिसी है तो और वो पॉलिसी पब्लिश्ड हो तो देयर इज़ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन चांसेस, और उस वजह से ये एक वैलिड रीज़न हो सकती है। A company is leasing an office building for which it has no further use. However, it is tied into the lease for another year. तो ये एक ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी प्रोविजन रिकग्नाइज करना एक वैलिड रीजन है। A company is closing down a division. The board has prepared detailed closure plan which have been communicated to customers and employees. तो ये भी एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है रीस्ट्रक्चरिंग की, और इसमें भी प्रोविजन रिकग्नाइज होनी चाहिए। A company has acquired a machine which requires a major overhaul every 3 years. The cost of first overhaul is reliably estimated at rupees 1.2 million. ओवरहॉल करवाना जो है वो आपकी प्रेजेंट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती, और ये एंटिटी के पास ये चॉइस होती है कि वो एसेट को रिप्लेस कर दे बिफोर द टाइम ऑफ ओवरहॉल, एंड देयरफॉर देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन, और इसमें कोई प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं होनी चाहिए। तो जो प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं होगी, क्वेश्चन भी ये था कि कौन सी वैलिड रीज़न नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन अकॉर्डेंस विद आईएस 37। तो पहली स्टेटमेंट है कि प्रोविजन शुड बी मेड फॉर बोथ कंस्ट्रक्टिव एंड लीगल ऑब्लिगेशंस। तो ये पहली स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। डिस्काउंटिंग में भी यूज व्हेन एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ अ प्रोविजन, बिल्कुल प्रेजेंट वैल्यू यूज की जा सकती है जहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट मटीरियल हो। A restructuring provision must include the estimated cost of retraining or relocating continuing staff। तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टैंडर्ड बल्कि स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करता है कि रीट्रेनिंग और रीलोकेटिंग कॉस्ट को शामिल नहीं करना। फोर्थ स्टेटमेंट है कि अ रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन में ओनली बी मेड व्हेन अ कंपनी हैज अ डिटेल्ड प्लान फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग एंड हैज कम्युनिकेटेड टू इंटरेस्टेड पार्टी द फर्म इंटेंशन टू कैरी इट आउट। तो बिल्कुल ये तभी आपकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी जब आपका डिटेल्ड फॉर्मल प्लान भी मौजूद हो और उसको आप जो है इम्प्लीमेंट या अनाउंस कर चुके हों टू दोज अफेक्टेड बाय इट। सो फॉर दिस बेसिस जो हमारी स्टेटमेंट नंबर 1, 2 एंड 4 करेक्ट है, एंड ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है कि तलाल लिमिटेड ईयर एंड इज 30 September 2014 and the following potential liabilities have been identified. Which two of the following should TL recognize as liabilities as at 30 September 2014? The signing of a non-cancelable contract in September 2014 to supply goods in the following year on which due to pricing error a loss will be made। तो कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि आप साइन कर चुके हैं और वो है भी नॉन कैंसिलेबल, तो इसमें तो प्रोविजन आपको रिकग्नाइज करनी पड़ेगी। The cost of a reorganization which was approved by the board in August 2014 but has not yet been implemented, communicated to interested parties और announced publicly। तो जब तक उसे communicate या implement नहीं किया तब तक आपकी obligation arise नहीं होती। An amount of deferred tax relating to the gain on revaluation of a property during the current year, TL has no intention of selling the property in the foreseeable future। तो आपने अगर प्रॉपर्टी सेल करनी हो या ना करनी हो अंडर IAS 12 जो है, जब आप रिवैल्यूएशन का गेन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में डिफरेंस आ जाता है, और उस टेम्परेरी डिफरेंस पर आपको डेफर टैक्स कैलकुलेट करना चाहिए। तो इसकी भी लाइबिलिटी जो है वो रिकग्नाइज होगी। The balance on the warranty provision which related to products for which there are no outstanding claims and whose warranties had expired by 30 September। जब वारंटीज एक्सपायर हो चुकी हैं ऑलरेडी तो आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो इसमें भी प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं होगी। हमारा जो आंसर होगा दैट इज ए एंड सी। फोर्थ है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ सिंपल लिमिटेड। SL operates a chemical plant which has polluted the surrounding countryside. The board of directors has decided to clean up the environmental damage. This decision has been published in the local press on 15 June 2018 और हमारा ईयर एंड से पहले। However, SL is not legally required to clean up the environmental damage। तो इसमें पॉइंट ये है कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि SL should recognize a provision for the best estimate of cost in respect of। तो जब जो है लीगल रिक्वायरमेंट नहीं भी है लेकिन क्योंकि आपने पब्लिश कर दिया है और डिसीजन भी हो चुका है, तो आपकी पब्लिश करने की वजह से कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन राइज हो गई है, तो इसमें प्रोविजन रिकग्नाइज होगी। दूसरा है कि SL हैज डिसाइडेड टू क्लोज डाउन वन ऑफ इट्स ऑपरेटिंग सेगमेंट। हाउएवर द डिसीजन वाज मेड पब्लिक
आफ्टर 30 जून 2018। तो ये इसमें क्योंकि आपने ईयर एंड के बाद इसको पब्लिकली अनाउंस किया तो आपकी ऑब्लिगेशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट नहीं करती, आप इसकी प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं करेंगे। तो सिर्फ सिचुएशन 1 के अंदर हमें प्रोविजन रिकग्नाइज करनी है, तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। फिफ्थ है कि इन अ रिव्यू ऑफ इट्स प्रोविजंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 एंटिटीज असिस्टेंट अकाउंटेंट हैज सजेस्टेड द फॉलोइंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और उसमें है कि जी बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस आर ₹200,000 प्रोविजन फॉर अनफोर्सीन लाइबिलिटीज अराइजिंग आफ्टर द ईयर एंड। तो सिर्फ अंदाजे की बेस पर प्रोविजन रिकग्नाइज करना अलाउड नहीं है, और एग्जैक्ट आपको डिफाइन करना चाहिए कि यू हैव प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। तो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस की प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं की जाती। नंबर 2 है द पार्शियल रिवर्सल एज अ क्रेडिट टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोविजन ऑन एन आइटम ऑफ प्लांट बिकॉज द एस्टिमेट ऑफ इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 3 ईयर्स। जब कोई एस्टिमेट चेंज होता है तो उससे डेप्रिसिएशन के ऊपर फ्यूचर ईयर्स के लिए फर्क पड़ेगा। जो पास्ट में आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं वो रिवर्स नहीं होगी। तो चेंज इन एस्टिमेट में जब एस्टिमेट चेंज होता है तो उस करंट पीरियड में और उससे ऑनवर्ड के पीरियड्स में फर्क पड़ता है। आप प्रीवियस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को जो है एलिमिनेट नहीं करते या रिड्यूस नहीं करते। तो ये भी एक इनकरेक्ट सजेशन है। थर्ड है प्रोवाइडिंग ₹1 million फॉर डेफर टैक्स एज 25% रिलेटिंग टू अ ₹4 million revaluation of property during March 2015 even though entity has no intention of selling the property in the near future। so आपने सेल ना भी करना हो तो रिवैल्यूएशन की वजह से एसेट की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में डिफरेंस राइज हो जाता है, और इस टेम्परेरी डिफरेंस पे डेफर टैक्स जो है वो क्रिएट करना बनता है। तो ये रिकॉर्ड किया जाएगा। फॉर दैट रीजन डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। सिक्स्थ है हमारे पास कि कैनन लिमिटेड इज बीइंग सूड बाय अ कस्टमर फॉर ₹2 million फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओवर अ कैंसल्ड ऑर्डर। सीएल हैज ऑब्टेन्ड लीगल ओपिनियन दैट देयर इज अ 20% चांस that CL will lose the case. Accordingly, CL has provided ₹400,000 in respect of this claim। एक तो ये मेजरमेंट भी अप्रोप्रिएट नहीं है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू इस पर कैलकुलेट की जाए। दूसरी बात है कि 20% चांस है तो प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं होनी चाहिए, कंटीजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द अनरिकवरेबल लीगल कॉस्ट ऑफ डिफेंडिंग द एक्शन आर एस्टिमेटेड एट ₹100,000। यानी आप एस्टिमेट कर रहे हैं कितने पैसे अब देने पड़ जाएंगे डिफेंड करने के। दीज हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड, तो इनको तो एज अ लाइबिलिटी आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। फॉर एज द केस विल नॉट गो टू कोर्ट अंटिल नेक्स्ट ईयर, के आप कहते हैं कि जी अगले साल तक केस नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि आप जो है केस को डिफेंड तो कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आपकी ये कॉस्ट तो लग जाएगी। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोविजन दैट शुड हैव बीन मेड बाय CL इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन। तो आपको 100,000 की लाइबिलिटी रिकग्नाइज करनी चाहिए और एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए एक्रूवल के तौर पे या प्रोविजन के तौर पे। ये जो फर्स्ट सिचुएशन है इसकी कोई ऑब्लिगेशन रिकग्नाइज करना नहीं बनता। सेवंथ है ड्यूरिंग द ईयर प्लैटिनम लिमिटेड एक्वायर्ड एन आयरन ओर माइन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹600 million। In addition, when all the ore has been extracted, estimated 10 years time, the company will face estimated cost for landscaping the area affected by the mining that have a present value of ₹200 million। यानी हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन है। दीज कॉस्ट वुड स्टिल हैव टू बी इनकर्ड इवन इफ नो फर्दर और वाज एक्सट्रैक्टेड। यानी हमारी ऑब्लिगेशन आज ही एग्जिस्ट करती है, हम मजीद एक्सट्रैक्शन करें या ना करें ये ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट कर रही है। तो माइन जो है वो फिर हमारी 600 + 200, क्योंकि जो इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग वगैरह होता है वो भी इंक्लूड किया जाता है। तो 600 + 200 हम 800 मिलियन पे रिकग्नाइज करेंगे माइन के एसेट को। 8th क्वेश्चन है कि टाइटेनियम लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 September 2017। TL is facing a number of legal claims from its customers with regard to a faulty product sold. The total amount being claimed is ₹3.5 million. TL's lawyers say that the customers have an 80% chance of being successful. According to IS 37, what amount, if any, should be recognized in respect of the above in TL's statement of financial position at 30 September 2017? तो वो पूरे 3.5 मिलियन ही हम रिकग्नाइज करेंगे। और इसमें आपने 3.5 का 80% नहीं लेना। 80% चांस से ये पता चलता है कि प्रोबेबल है और हमें प्रोविजन रिकग्नाइज करनी चाहिए। तो 3.5 मिलियन वो एस्टिमेट है जो हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें पे करना पड़ेगा।
नाइन्थ है कि अल्फा लिमिटेड हैज़ अ ईयर एंड ऑफ 31 December 2014. On 15 December 2014, the directors publicly announced their decision to close an operating unit and make a number of employees redundant. Some of the employees currently working in the unit will be transferred to other operating units within Alpha Limited. The estimated cost of the closure are as follows. तो अनाउंस भी हो चुका है, तो प्रोविजन तो रिकग्नाइज होने ही है, और प्रोविजन में क्या क्या शामिल होगा, रिडंडेंसी कॉस्ट भी हमें शामिल करनी चाहिए, लीज टर्मिनेशन कॉस्ट भी हमें शामिल करनी चाहिए, रीलोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग एम्प्लॉयज ये स्टैंडर्ड में स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड है, रीट्रेनिंग ऑफ कंटिन्यूइंग एम्प्लॉयज वो भी जो है प्रोविजन के अंदर मेजरमेंट में इंक्लूड करना आईस 37 में स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड है. तो इसका मतलब है कि 800,000 एंड 200,000 हमें 1 मिलियन की टोटल अमाउंट बनेगी जिसकी प्रोविजन रिकग्नाइज करनी चाहिए. नेक्स्ट इज कि on 1st October 2013, X Limited commenced drilling for oil in an undersea oil field. The extraction of oil causes damage to the seabed, which has a restorative cost. Ignore discounting of rupees 10,000 per million barrel of oil extracted. यानी जितना ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं उस हिसाब से ऑब्लिगेशन होती है, तो उसमें और पर मिलियन बैरल जो है वो 10,000 की कॉस्ट है. एक्स लिमिटेड एक्सट्रैक्टेड 250 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल इन द ईयर एंडेड 30 September 2014. तो ये हमारी 250 मिलियन बैरल इंटू रुपीज़ 10,000 के हिसाब से 2.5 मिलियन की प्रोविजन तो इसकी रिकग्नाइज होनी चाहिए. X Limited is also required to dismantle the drilling equipment at the end of its 5-year license. This has an estimated cost of 30 million on 30 September 2018, यानी 5 years के बाद. X Limited cost of capital is 8% per annum and rupee 1 has a present value of 68 पैसा in 5-year time. यानी डिस्काउंट फैक्टर हमें खुद कैलकुलेट करके बता दिया कि वो 0.68 है, तो 30 मिलियन की 0.68 से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो दैट इज 20.4 मिलियन. लेकिन ये ईयर के स्टार्ट की वैल्यू आएगी, ईयर के एंड की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें इस पर इंटरेस्ट भी इंक्लूड करना चाहिए. तो 8% इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में गिवन है, 8% इंटरेस्ट लेते हैं तो दैट इज 1.632 मिलियन. व्हाट इज द टोटल प्रोविजन एक्सट्रैक्शन प्लस डिसमेंटलिंग, तो ये सारे फिगर्स हम इनकॉर्पोरेट कर दें तो विच एक्स लिमिटेड वुड रिपोर्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स ऑयल ऑपरेशन. तो ये सारी अमाउंट्स हमारी जब हम इनको टोटल करते हैं, 2.5 मिलियन जो ऑयल एक्सट्रैक्शन के, 20.4 मिलियन जो इनिशियल प्रोविजन थी, और उसके अंदर अगर हम इंटरेस्ट भी ऐड कर देते हैं तो 24.532 मिलियन. तो ये हमारा प्रोविजन इसमें बनेगी टोटल ऑयल ऑपरेशंस की. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.